Hello students, in today's lecture number 10 on alternating current we shall discuss some numerical problems based on the concept that we have already discussed. Up to example 7.5 already we discussed. Now we take 7.6 of NCERT. Example number 7.6. A resistor of 200 ohm, एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 200 ओम एंड ए कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेरड, और एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफेरड आर कनेक्टेड इन सीरीज. दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं. तो एक सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं. एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर मान लीजिए, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 100 ओम, और एक दूसरा दे रखा है कैपेसिटर. दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 15 माइक्रोफेरड. आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स. एक एसी सोर्स से जुड़े हुए हैं. ये एसी सोर्स है मान लीजिए, और इसकी जो रेटिंग है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है. इस सोर्स के साथ ये आर और सी सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी ये एक आरसी सर्किट हो गया. इसमें इंडक्टर नहीं है, ध्यान रखिए. कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. करंट निकालना है सबसे पहले. तो पहले करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, करंट इन द सर्किट चाहिए बेटा. तो करंट निकालने के लिए इसमें कितना करंट ये फ्लो होगा वो निकालना है आपको. तो I इज इक्वल टू क्या होता है? वी आर एम एस. तो ये रहा हमारे पास, RMS वोल्टेज दे रखा है. अब अपॉन में क्या होता है? रेजिस्टेंस. लेकिन ये सर्किट कैसा है? एक ऐसा सर्किट है जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर जुड़े हैं. तो मैंने आपको थ्योरी डिस्कशन के समय बताया था कि ऐसे सर्किट जिनमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर या तो तीनों जुड़े हों या फिर इन तीनों में से कोई दो जुड़े हों, तो ऐसे सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इम्पीडेंस से डिफाइन किया जाएगा, जेड से डिफाइन किया जाता है. तो करंट IRMS जो इसमें फ्लो होगा IRMS ही आएगा. वो IRMS VRMS अपॉन जेड के बराबर होगा. अब ये जेड क्या है? इम्पीडेंस है. तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कितनी होगी? ध्यान करो, इम्पीडेंस का फॉर्मूला LCR सर्किट के लिए हमने क्या लिखा था? Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस फॉर LCR. सीरीज LCR के लिए क्या लिखा था? Z इज इक्वल टू, याद आ रहा हो तो आपको, √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये था. लेकिन अभी जो गिवन केस है इसमें बेटा इंडक्टर है ही नहीं, तो XL को हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे. जो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है उसकी वैल्यू 0 लिख दो. तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो आपका ये RC सर्किट दे रखा है इसके लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू 0 तो XC माइनस XC होल स्क्वायर, तो XC स्क्वायर हो जाएगा. ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. अब देखिए, इसमें R का वैल्यू हमें गिवन है. R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू है 100, तो 100 होल स्क्वायर प्लस XC गिवन नहीं है तो निकाल लो. XC तो निकाला जा सकता है, यहीं पर लिख दें. XC क्या होगा? XC होता है, आप जानते हो, 1 अपॉन ओमेगा C होता है. 1 अपॉन ओमेगा C होता है. ठीक है. XC का वैल्यू कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा C होता है. और ओमेगा का वैल्यू आप लिखते हो 2 पाई न्यू इंटू C हो जाएगा. ठीक है. तो 1 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14. फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है. ये देखिए, फ्रीक्वेंसी 50, और C का वैल्यू कितना है? 15 माइक्रो. माइक्रो का मतलब इतना. तो ये वैल्यू आएगी. तो ये XC की वैल्यू यहाँ रख दो. आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. इसको सिंप्लीफाई भी कर लो. आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको पहले. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? इसको निकाल रहा हूँ मैं XC को. तो 1 अपॉन में ही लिख लो. 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.28.
और 15 और 5 को मल्टीप्लाई किया 75, और एक जीरो जो है यहाँ ले गए तो -5 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा ओम। इतना किस में आ जाएगा? ओम में आ जाएगा ये वैल्यू। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, ओम में आ जाएगी। ठीक है, ओम। अब इस XC का वैल्यू यहाँ रख दो आप। XC मतलब 1/6.28 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻⁵ ये XC का वैल्यू है और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी। अब इसको सॉल्व आप करो, सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो वैल्यू आई आपकी R की वैल्यू, ओहो R की वैल्यू कितनी थी? 200 थी बेटा। 200 लिखो, R की वैल्यू कितनी है? 200 है, ना कि 100। 200 है, ठीक है, 200 है, सॉरी बेटा। तो R की जगह 200 लिखो, 200। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा 200 होल स्क्वायर। एक तो ये बन गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी, मैं सीधे लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखना, 212 आएगी इसको सॉल्व करने पर, होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लेना मैथमेटिक्स, 291.5 ओम ये वैल्यू आएगी इम्पीडेंस की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। जब इम्पीडेंस आ गई तो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। इम्पीडेंस आ गई तो करंट आ जाएगा। देयरफॉर IRMS या सिंपली I लिख सकते हो, किसके बराबर है? VRMS अपॉन जेड। अब VRMS कितना है आपका? 220 वोल्ट, और जेड कितना है? 291.5। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली करंट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आ जाएगी 0.76 एम्पियर। अप्रोक्सीमेटली इतना करंट आ जाएगा। ये करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी क्या कह रहा है? देखिए पार्ट बी क्या कह रहा है, कैलकुलेट। पार्ट बी में क्या है? कैलकुलेट द RMS वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। रजिस्टर के अक्रॉस RMS वोल्टेज क्या होगा? RMS वोल्टेज यदि मैं देखूं रजिस्टर के अक्रॉस तो VR पूछ रहा है, तो VR इज इक्वल टू क्या होगा? IRMS इंटू R होगा। IRMS इंटू R होगा या नहीं होगा? IRMS इंटू R होगा अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा? VC इज इक्वल टू, आप जानते हो, IRMS इंटू XC ये होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। पहले ये दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो VR निकालें, VR निकालिए। VR रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? IRMS इंटू कैपिटल R, और IRMS का वैल्यू क्या है? 0.76। ठीक है, और R का वैल्यू क्या है? 200। ठीक है, R का वैल्यू क्या है? 200। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 151 वोल्ट आ जाएगी। इतनी वैल्यू आ जाएगी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की। और यदि कैपेसिटर के अक्रॉस आप निकाल रहे हो तो क्या फॉर्मूला है? IRMS इंटू XC। अब IRMS तो वही है 0.76, और XC आपने निकाला हुआ है कितना? ये देखो, ये निकाला हुआ है XC। ठीक है, तो 1/6.28 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻⁵ ये आ जाएगा। और ये वैल्यू जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इसको सॉल्व करने पर वो लगभग आ जाएगा 160.3 वोल्ट। इतना आ जाएगा 160.3 वोल्ट, इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आगे क्या कह रहा है? इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज कितना है? 220। तो क्या इन वोल्टेजेस यानी VR और VC का जो सम है, एल्जेब्रिक सम, क्या इस सोर्स वोल्टेज के सोर्स जो है उसके वोल्टेज से ज्यादा है? यदि है तो कैसे, बताइए। देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू वोल्टेज VR एंड VC, जो एल्जेब्रिक सम आप निकालोगे, एल्जेब्रिक सम का मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, क्या है? VR प्लस VC। सिंपली ऐसे कर देंगे, VR की वैल्यू 151,
VC की वैल्यू 160.3, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 0.31 और 311.3 वोल्ट आ गया। इतना अप्रोक्सीमेटली वोल्ट आ रहा है एल्जेब्रिक सम। अब एल्जेब्रिक सम सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है या नहीं है? सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है। एल्जेब्रिक सम, सो एल्जेब्रिक सोर्स वोल्टेज कितना है? सोर्स वोल्टेज है आपका कितना 220 वोल्ट, तो डेफिनेटली एल्जेब्रिक सम सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है। ठीक है, अब इसको कैसे रिजॉल्व करें? देखिए जो दो वोल्टेज होते हैं ये VR और VC, ठीक है, VR और VC, ये आपने पढ़ा था कि इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा, देखो इसमें यदि मैं कहता हूं कि ये डायरेक्शन VR का है, जिस डायरेक्शन में VR होता है उसी डायरेक्शन में I होता है, लेकिन इस कैपेसिटर के केस में कौन आगे रहता है? करंट आगे रहता है। ठीक है, और सॉरी हाँ, ये वोल्टेज ले लो VC और ये करंट तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो VC इस तरफ आता है, VC इस तरफ आता है, सॉरी नीचे आएगा बेटा, नीचे आएगा, गलत कर रहा हूं मैं। करंट आगे रहता है ना, तो VC नीचे आ जाएगा, VC कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है ना, करंट आगे रहता है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पीछे रहता है। π/2 का फेज डिफरेंस होता है कैपेसिटर के केस में, ये आप जानते हो। ठीक है, अब देखो VC और VR में, VR कैसे है? VR तो ऐसे है और VC नीचे की तरफ है, तो VR और VC में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है? π/2 का। तो जब VR और VC में आप देखिए, सिंस VR का तो डायरेक्शन ये है और VC आपका नीचे की तरफ है, तो इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस आया? π/2। तो इनको सिंपली एल्जेब्रिक सम तो नहीं कर सकते, इनका सिंपल सम तो हम कर नहीं सकते, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ का ही होगा। और इन देयरफॉर रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू, आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था भाई, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताता हूँ रफ में। क्या फॉर्मूला बताया था? रिजल्ट, जब ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट आप निकालते थे, इस बीच में रिजल्टेंट आता था, और क्या फॉर्मूला आता था? √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये आता था। अब यदि ये दोनों वेक्टर्स P और Q इस टाइप से हों, P इधर है और Q इधर है, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? √P² + Q² cos 90 जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो सिंपली इतना रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहां पर भी तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? VR² + VC²। तो सिंपली सम नहीं आएगा, ये नहीं होगा ना, ये एल्जेब्रिक सम नहीं हो सकता ना, एल्जेब्रिक सम नहीं हो सकता, सिंपल ऐड नहीं कर सकते हम वोल्टेजेस को, हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो जब ऐसे करोगे तो वैल्यूज रखो आप VR और VC की। VR की वैल्यू कितनी है? 151 होल स्क्वायर, प्लस VC की वैल्यू कितनी है? 160.3 होल स्क्वायर, इतनी है। जब इनके स्क्वायर करके हम सम करते हैं तो ये वैल्यू बेटा कितनी आती है? 220 वोल्ट आती है। कितनी आती है? 220 वोल्ट। अब ये 220 वोल्ट तो किसका वोल्टेज आ गया? सोर्स का वोल्टेज आ गया। तो यदि फेज डिफरेंस है दो वोल्टेजेस के बीच में, यदि हम फेज डिफरेंस को प्रॉपरली ले लेते हैं, तो जो वोल्टेज होगा रजिस्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस, वो सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा, है या नहीं भाई? हमने रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, ये R+C हुआ ना, R+C, रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाला, इतना आ गया, जो कि किसके बराबर है? सोर्स के वोल्टेज के बराबर है। तो यदि आप फेज डिफरेंस को प्रॉपरली ले लेते हैं, यहाँ तो आपने फेज डिफरेंस की बात ही नहीं की थी, लेकिन यहाँ तो फेज डिफरेंस की यदि आप प्रॉपर बात कर लेते हो, तो उस केस में सोर्स वोल्टेज जो है रजिस्टर प्लस कैपेसिटर के वोल्टेज के जो वोल्टेज आता है उसके बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7.7। क्या कह रहा है? फॉर सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर
इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सर्किट यूज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसमिशन के लिए, ए लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस। तो लो पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। एक्सप्लेन कैसे होता है? तो पहले तो इसी का आंसर दे लें, सॉल्यूशन लें। पार्ट ए का आंसर देखें भाई। जब मतलब क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसमिशन जो होता है इलेक्ट्रिक पावर का, यदि उसमें हम पावर फैक्टर को लो रखें तो पावर लॉस ज्यादा होंगे, ये क्वेश्चन है। आप देखिए, जानते होंगे आप, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है एलसीआर सर्किट के लिए VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये आता है, ये पावर फैक्टर होता है, ये पावर फैक्टर होता है। अब आप कह रहे हो कि फॉर ए गिवन वोल्टेज इफ यू वांट टू सप्लाई ए गिवन पावर ना, यदि आप एक पर्टिकुलर पावर सप्लाई करना चाहते हो फॉर द सप्लाई ऑफ ए गिवन पावर, एक पर्टिकुलर पावर पर आप सप्लाई देना चाहते हो, ट्रांसमिट करना चाहते हो, ठीक है, पावर को फिक्स रखना चाहते हो कि आप चाहते हो कि इस पावर पर ट्रांसमिशन हो, और आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर रखना चाहते हो एट ए गिवन वोल्टेज, ठीक है, एक वोल्टेज गिवन वोल्टेज पर आप करना चाहते हो, तो फिर उस केस में कैसे करेंगे? गिवन वोल्टेज पर कैसे करेंगे? गिवन वोल्टेज पर यानी वोल्टेज को फिक्स कर लिया, VRMS को फिक्स कर लिया, पावर को फिक्स कर लिया। अब पावर कॉस फाई जो है, कॉस फाई क्या होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए। तो इफ कॉस फाई, देखो पावर फिक्स कर ली हमने, वोल्टेज फिक्स हो गया, P फिक्स हो गया, VRMS फिक्स हो गया, गिवन पावर की बात कर रहे हैं और गिवन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर पावर को हमें ट्रांसमिट करना है पर्टिकुलर वोल्टेज पर, ठीक है। और पावर फैक्टर को यदि मैं लेता हूं, ए पावर फैक्टर इज क्या है? पावर फैक्टर क्या कह रहा है? लो। ए पावर फैक्टर इज लो, ठीक है। यदि पावर फैक्टर लो है तो उस केस में पावर फैक्टर लो होने का मतलब क्या हुआ? पावर फैक्टर लो कब होगा? पावर फैक्टर लो कब होगा? देखिए यहां से मैं यदि कॉस फाई निकालता हूं इस फॉर्मूले से, तो क्या आ जाता है बेटा? P अपॉन VRMS इंटू IRMS, ठीक है, IRMS आ जाता है। अब देखिए पावर तो आप कांस्टेंट रख रहे हैं गिवन पावर पर, वोल्टेज भी कांस्टेंट रख रहे हैं। अब आपको पावर फैक्टर लो रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सर्किट में करंट ज्यादा करना पड़ेगा। सर्किट में क्या करना पड़ेगा? करंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो इफ पावर फैक्टर इज लो, करंट वुड बी हायर, करंट वुड बी हायर। और जब करंट हाई होगा, तो ये क्या होगा? दिस मेक्स द पावर लॉसेज लार्ज इन ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में जो पावर लॉस है वो लार्ज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? I²R होता है। तो जब करंट बढ़ जाएगा तो पावर लॉस बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से पावर लॉस बढ़ जाता है। तो करंट हाई रखोगे तो पावर लॉस बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना, पावर लॉस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें वोल्टेज हाई करके ट्रांसमिट करना होता है। आपने सोचा होगा ना, ये प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि जो भी वोल्टेज सप्लाई होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हाई वोल्टेज पर ही क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे कि पावर लॉसेज को जो है मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि करंट हाई होगा तो पावर लॉस बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके पार्ट बी में बात करते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है? पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। यानी किसी भी सर्किट में एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस का यदि हम क्या यूज कर लें, कैपेसिटर यूज कर लें, तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। अब पावर फैक्टर का इंप्रूव होना, ये बात मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब है मेकिंग द वैल्यू ऑफ कॉस फाई 1, इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूं। तो इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर मीन्स मेकिंग वैल्यू ऑफ कॉस फाई 1, और फॉर दिस कॉस फाई की वैल्यू 1 करनी है
तो फेज डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए वोल्टेज और करंट के बीच, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आप जानते हो कॉस फाई को हम ऐसे भी लिखते हैं, आर अपॉन जेड भी लिखते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल से। तो कॉस फाई को 1 बनाना है तो आर बराबर जेड होना चाहिए। आर बराबर क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आर और जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आर और जेड का वैल्यू बराबर होगा तो कॉस फाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉस फाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा क्योंकि आर से आर कैंसिल होगा और 1 का मतलब कॉस जीरो होता है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस जीरो, यानी फाई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये बात हुई, ठीक है। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो आपको फेज डिफरेंस जीरो करना पड़ेगा। हमने इस तरीके से भी देखा और हमने इस फॉर्मूले से भी देखा, यानी रेजिस्टेंस जो है इम्पीडेंस के बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए वी कैन इम्प्रूव द पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू को 1 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जेड की वैल्यू को आर के बराबर करने के लिए, ठीक है। अब इसको और समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैं एक वेक्टर डायग्राम ले लेता हूं, वेक्टर डायग्राम से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैं कह देता हूं कि इस डायरेक्शन में आपका क्या है, BRMS है, वोल्टेज है, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में VRMS है, जिस डायरेक्शन में VRMS है, और इधर मैं मान लेता हूं क्या है, IRMS है, और ये एंगल फाई है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। ये करंट फेजर है और ये वोल्टेज फेजर है। दोनों के बीच LCR, 4 सीरीज LCR सर्किट की मैं बात कर रहा हूं। LCR सर्किट के लिए ये कंडीशन होती है भाई, वोल्टेज और करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है, फाई होता है। अब देखिए जरा, IRMS का एक कंपोनेंट तो इधर होगा जिसे आप क्या कहोगे, IRMS cos फाई। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वाटलेस करंट के केस में। और एक कंपोनेंट इसका जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, IRMS sin फाई के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए VRMS और IRMS cos फाई में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। VRMS और IRMS में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसमें फेज डिफरेंस जीरो है, तो मैंने आपको बताई थी ये बात। देखिए क्या बात बताई थी कि पावर इज इक्वल टू, आप लिखते हो RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट। अभी मैं IRMS नहीं लिख रहा हूं इसको, इंटू कॉस फाई, ऐसे ही लिखते हो ना। तो अब देखो जरा, फॉर VRMS एंड IRMS cos फाई, यदि मैं इसकी बात करूं, VRMS एंड IRMS cos फाई की बात करूं, तो फेज डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच जीरो है। फेज डिफरेंस का वैल्यू जीरो है, तो फेज डिफरेंस यानी मैं ये फाई ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में पावर क्या होगा, P इज इक्वल टू VRMS, तो मतलब VRMS, और RMS करंट क्या हो जाएगा, क्या है करंट, IRMS cos फाई है, ठीक है। ये तो करंट का वैल्यू आया बेटा, इनटू cos फाई हो रहा है, तो इसको मैं फाई डैश मान लेता हूं, इसको मैं फाई डैश मान लेता हूं, ठीक है, cos फाई डैश। अब देखिए फाई इज इक्वल टू जीरो है, फाई इज इक्वल टू जीरो है। अब फाई इज इक्वल टू जीरो है तो cos जीरो क्या हो गया, 1 हो गया। cos जीरो 1 हो गया, फाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन फिर भी पावर क्या आ रही है, VRMS IRMS cos फाई डैश, ये आ रही है। यानी पावर जो कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। पावर कंजम्पशन मैक्सिमम आ रहा है, किसकी वजह से, जब आप IRMS cos फाई को कंसीडर करते हो, ठीक है। पावर कंजम्पशन इज मैक्सिमम, देयरफॉर IRMS cos फाई ये क्या हो गया, वाट फुल करंट हो गया, ये पावरफुल करंट हो गया। यानी इसके कारण क्या हो रहा है, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम आ रहा है, वाट फुल करंट हो गया, ठीक है। अब यदि मैं इसमें बात करता हूं बेटा, फॉर VRMS एंड IRMS sin फाई, इसकी बात करता हूं बेटा मैं, ठीक है। जब इस केस में बात करूंगा तो क्या होगा,
देखिए पावर इज इक्वल, फेज डिफरेंस क्या होगा, अब देखो जरा, ये आई आर एम एस है, ये आई आर एम एस है, ये वी आर एम एस है, और ये आई आर एम एस साइन फाई है। तो वी आर एम एस और आई आर एम एस साइन फाई में देखिए जरा एंगल, कितना एंगल है, ये वी आर एम एस का डायरेक्शन है, ये आई आर एम एस साइन फाई का डायरेक्शन है। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच, पाई बाई 2। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस वोल्टेज हो गया, और आई आर एम एस की जगह आई आर एम एस साइन फाई आएगा, इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना हम, इंटू कॉस फाई डैश, इंटू कॉस फाई डैश, इंटू कॉस फाई डैश। अब यहां पर जो फाई डैश है वो कितना है, पाई बाई 2 है, कितना है, पाई बाई 2 है, कितना है बेटा, पाई बाई 2 है। अब ये कॉस फाई डैश पाई बाई 2 है, तो कॉस फाई डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, यानी पावर कंजम्पशन 0 है, पावर कंजम्पशन इज 0, मिनिमम है। देयरफॉर आई आर एम एस साइन फाई, इसको क्या कहेंगे हम, इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रही इसके फ्लो होने से, इसलिए इसको वाटलेस करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, वाटलेस करंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, वाटलेस करंट कहेंगे। अब देखिए जरा आप कि जब आप वाटलेस आई आर एम एस कॉस फाई को फ्लो कर रहे हो, ठीक है, आई आर एम एस कॉस फाई को फ्लो कर रहे हो, तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, पावर कंजम्पशन क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो यदि हम पावर फैक्टर इंप्रूव करना चाहते हैं बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वाटलेस करंट है जो पीछे है, उसे हमें लीडिंग वाटलेस करंट, ठीक है, लैगिंग वाटलेस करंट जो है न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी इस वाटलेस करंट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसके अपोजिट ये जो लैगिंग वाटलेस करंट है ये लीडिंग हो गया, ये इससे आगे है पाई बाई 2 से, और ये जो हुआ आई आर एम एस साइन फाई, ये जो कंपोनेंट हुआ डैश लगा दो यहाँ, आई आर एम एस डैश साइन फाई, जो कि इसके अपोजिट है, इस कंपोनेंट से इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जब इसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इस न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे पहले तो ये बता दें। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, कैपेसिटर ले लेंगे, कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है उसको प्रॉपर वैल्यू का ले लेंगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू प्रॉपर लेंगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या लेंगे, प्रॉपर लेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू प्रॉपर लेकर के हम ये जो कंपोनेंट है आई आर एम एस साइन फाई, इसको आई डैश आर एम एस साइन फाई से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरीके से सर्किट में पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। ये बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं कि कैसे पावर फैक्टर को इंप्रूव किया जा सकता है, तो आपको समझ में आया होगा कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का मतलब है कॉस फाई की वैल्यू को 1 करना, कॉस फाई की वैल्यू को क्या बनाना, 1 बनाना, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का मतलब। और इसके लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फाई की वैल्यू 0 होने का मतलब जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इम्पीडेंस के बराबर होनी चाहिए। अब ये फेजर डायग्राम हमने लिया, इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है VRMS, ये अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, ये VRMS क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, और ये परपेंडिकुलर है, ये VRMS जो है परपेंडिकुलर है किसके, ये VRMS परपेंडिकुलर है इस IRMS साइन फाई के। ठीक है, IRMS साइन फाई के, और इसे हम क्या कहते हैं, वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं, ये क्योंकि इसके कारण कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता, तो इसे हम वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग वाटलेस क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई पावर लॉस नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पावरलेस कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है, पावरलेस कंपोनेंट है। जबकि IRMS कॉस फाई, ये आपका हो गया कौन सा कंपोनेंट, ये पावर कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया, पावर कंपोनेंट हो गया। बिकॉज क्यों है ये पावर कंपोनेंट, क्योंकि ये VRMS के साथ फेज में है। तो हम यही तो चाहते हैं बेटा, फेज डिफरेंस को ही तो 0 रखना चाहते हैं। यहां तो पाई बाई 2 है। यदि इस करंट को हमने फ्लो कर दिया, देखिए पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मतलब आप फेज डिफरेंस को 0 करना चाहते हो। अब फेज डिफरेंस 0 करने के लिए आपको कौन सा करंट फ्लो करना पड़ेगा, IRMS कॉस फाई फ्लो करना पड़ेगा, क्योंकि ये IRMS कॉस फाई तो VRMS की डायरेक्शन में है, तभी तो फेज डिफरेंस 0 आएगा। बिकॉज IRMS कॉस फाई इज इन द डायरेक्शन ऑफ VRMS।
ठीक है, तो इसमें और इसमें करंट के इस कंपोनेंट में फेज डिफरेंस 0 है, तो हम इसको सर्किट में फ्लो होने देंगे। इसको सर्किट में फ्लो होने देने के लिए जो बीआरएमएस के परपेंडिकुलर ये वाटलेस कंपोनेंट है, पावरलेस कंपोनेंट है, ठीक है, IRMS साइन फाई, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सर्किट में ये करंट सेटअप करना पड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इस करंट को सेटअप करने के लिए हमें सर्किट में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कैपेसिटर्स की वैल्यू को एप्रोप्रिएट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्किट का पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं वाटलेस करंट को क्या करके, वाटलेस करंट को इनइफेक्टिव करके। इनइफेक्टिव कैसे करेंगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक वाटलेस करंट जो है सेटअप करेंगे, और ये किसकी हेल्प से सेटअप होगा, बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी सर्किट में कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाकर चेंज करके। क्योंकि जब सर्किट में कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा ना, तो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, XL इज इक्वल टू XC आएगा। ठीक है, तब जाकर के फाई 0 हो जाएगा और पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बेटा। 7.8 नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.8। ए साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, ए साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है जिसका पीक वैल्यू का मतलब आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना, 283 वोल्ट। ठीक है, ये है। एंड फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, इज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट इन विच R, L और C दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज LCR सर्किट R, L, ये हो गया सीरीज LCR सर्किट, और ये सोर्स हो गया। ठीक है, C का वैल्यू कितना है, 796 माइक्रोफेरेड। L का वैल्यू कितना है, 25.48 मिली हेनरी, और R का वैल्यू कितना है, 3 ओम। और ये इसी सोर्स से जुड़े हैं। इसका वोल्टेज है 283 वोल्ट, ये VM है। क्या है ये, VM। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। क्या है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज है। चलिए, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है सर्किट का। अब देखिए, इम्पीडेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये सीरीज LCR सर्किट है, तो इम्पीडेंस क्या होगा सीरीज LCR सर्किट के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, यही तो होता है इम्पीडेंस। ठीक है, तो यदि हमें XL पता है, XC पता है, R तो हमें पता है, लेकिन XL और XC पता कर ले। अब XL क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा L को क्या ओमेगा को क्या लिखूंगा, 2 पाई न्यू L, और 2 पाई की वैल्यू 3.14, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, और L कितना है, 25.48 मिली हेनरी, मतलब इतना, 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। कितनी ओम आ जाएगी, 8 ओम आ जाएगी, 8 ओम आ जाएगी ये वैल्यू। सिमिलरली आप निकाल लीजिए XC। XC क्या होता है, 1/ωc। XC क्या होता है, 1/ωc। 1/ω, ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई न्यू C, और 2 पाई 2 क्या है, 2 पाई का मतलब 3.14, और फ्रीक्वेंसी न्यू क्या है, 50, और C क्या है, 796 माइक्रोफेरेड। माइक्रो मतलब इतना। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी अप्रोक्सीमेट जब आप कैलकुलेट करोगे। तो XC की वैल्यू निकाल ली आपने, और XL की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, तो R की वैल्यू तो आपके पास है ही, कितनी है, 3 होल स्क्वायर, प्लस XL मतलब XL का वैल्यू 8, माइनस XC कितना है, 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा, 3 स्क्वायर 9, और ये 8 माइनस 4 4, और 4 का स्क्वायर 16, यानी ये 5 आ गया, 5 ओम। ये इम्पीडेंस आ गया बेटा, सर्किट का इम्पीडेंस कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस पता करना है आपको सीरीज LCR में, वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट में, यानी VRMS और IRMS में फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता रखा है,
इम्पीडेंस ट्राइंगल में ध्यान करो, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC, बताया ना, XL माइनस XC अपॉन R, ये बता रखा है। तो यहां से फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही तो फेज डिफरेंस है, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये हो सकता है। या फिर एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हो हम, फेज डिफरेंस इससे भी आ जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z, R और Z दोनों की वैल्यू है, तो फाई का वैल्यू यहां से भी आ जाएगा बेटा, cos इनवर्स R अपॉन Z, इससे भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करके निकाल लो, जैसे इसका यूज करोगे तो tan इनवर्स XL का मतलब है 8 और XC का मतलब 4 अपॉन R का मतलब R कितना है 3, इतना आ जाएगा। यानी ये कितना आ गया, tan इनवर्स 4 अपॉन 3। जब इसका वैल्यू देखोगे टेंजेंट टेबल में तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होगी 53.1 डिग्री, 53.1 डिग्री, और ये माइनस वैल्यू आएगी। माइनस वैल्यू आने का मतलब फेज डिफरेंस माइनस है, इसका मतलब कौन पीछे और कौन आगे, इसका मतलब करंट लैग्स द वोल्टेज, करंट आई लैग्स वोल्टेज, ठीक है, बाय 53.1 डिग्री, इतना फेज डिफरेंस आ जाएगा। करंट पीछे है वोल्टेज से, ठीक है, फाई नेगेटिव है तो करंट पीछे रहेगा, और फाई पॉजिटिव आता तो करंट आगे रहता, ठीक है। चलिए अब इसी में सी पार्ट और है बेटा, सी पार्ट क्या कह रहा है देखिए जरा, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर कितनी डिसिपेट होगी, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन कैसे निकालेंगे, यही कर लेता हूं मैं पार्ट सी को, यहां पार्ट सी कर देता हूं, ठीक है। पावर डिसिपेटेड कितनी होगी भाई, पावर डिसिपेटेड क्या होता है, आप फॉर्मूला जानते हैं, पावर डिसिपेटेड कितनी होगी इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर होगी, आई स्क्वायर आर, और ये आई क्या है, आई आर एम एस है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर होगी, ठीक है। अब आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस की यदि मैं बात करूं तो आई एम अपॉन रूट टू होता है, आई एम अपॉन रूट टू होता है, ठीक है। अब आई एम का वैल्यू क्या होगा, देखिए सिंस बी एम दे रखा है आपको 283 वोल्ट, ठीक है, ये वी एम है, तो आई एम कितना होगा, वी एम अपॉन आपका जेड, ठीक है, और जेड का वैल्यू आपने निकाल ही लिया, ये 283 अपॉन 5, तो आई एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे कैसे रख देना, आई एम की वैल्यू है ये, तो यहां लिखेंगे हम आई एम स्क्वायर अपॉन 2, आई एम अपॉन रूट 2 रखेंगे ना, आई आर एम एस की जगह स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा, इंटू आर, तो आई एम कितना है 283 अपॉन 5 होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, और आर कितना है, आर का वैल्यू है आपका 3, सॉल्व करो इसको, 283 इंटू 283 ऊपर, और नीचे 25 आएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 50 आ जाएगा, और 3 और है ऊपर, ये लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पावर आ जाएगी कितनी, 4800 वाट, ये पावर आ जाएगी बेटा, ये पावर आएगी 4800 वाट, ठीक है। और यदि एक और बात कह रहा है इसमें, पार्ट डी भी है, पार्ट डी क्या कह रहा है, पावर फैक्टर कितना होगा। अब जब फेज डिफरेंस पता है तो पावर फैक्टर तो आ ही जाएगा। फेज डिफरेंस कितना निकाला, पावर फैक्टर यदि आप निकालना चाहते हो पावर फैक्टर, तो कॉस फाई निकालोगे, कॉस फाई। अब कॉस फाई में फाई का वैल्यू कितना आया, -53.1 डिग्री आया, इसका कॉसाइन निकाल लो, तो कॉसाइन कितना आएगा इसका, लगभग 0.6 ये आएगा कॉस फाई का वैल्यू, ये पावर फैक्टर आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा पावर फैक्टर। इस तरीके से इसके पार्ट डी को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल 7.9, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन प्रीवियस एग्जांपल, यानी इससे पहले वाला जो एग्जांपल है, यदि उसमें फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर दें, वेरी कर दें, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर, तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जिस पर रेजोनेंस होगा, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी पहले तो उसी का पता कर लें। तो इसके सॉल्यूशन में यदि हम ए पार्ट की बात करें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर, किस पर रेजोनेंस होगा, तो आप रेजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी जानते हो ओमेगा आर, ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होता है 1/√LC होता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है।
तो यहां से आपको ओमेगा आर को क्या लिखना है, 2 पाई न्यू आर इज इक्वल टू 1/√LC। और यहां से इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू आर को निकाल सकते हो आप, कितना हो जाएगा 1/2π√LC। एल और सी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। 2 पाई की वैल्यू आप जानते ही हो, 2 इंटू 3.14 इंटू √LC। अब एल कितना है, एल है आपका 25.48 मिली हेनरी, इतना है -3, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है 796 माइक्रोफेरड, यानी इतना, ये रूट के अंदर। जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपका 35.4 हर्ट्ज, ये वैल्यू आएगी 35.4 हर्ट्ज, ये वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरीके से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जिस पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कैलकुलेट इम्पीडेंस, अब इम्पीडेंस पता करनी है। तो इम्पीडेंस जब अब देखो यहां पर इम्पीडेंस पता करनी है तो सर्किट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो अब आप कहीं फंस मत जाना। तो जब सर्किट में रेजोनेंस के लिए बात करता है ना, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, सिंस एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर क्या होता है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर होता है, ये आप जानते हो, क्योंकि एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर होता है। और जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा तो जेड का जो फॉर्मूला है R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, इसमें एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर रखो तो ये सिंपली आर आ जाएगा, तो जेड का वैल्यू आर के बराबर आ जाएगा। और आर कितना है 3, यानी इम्पीडेंस कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ये सिंपली कैलकुलेशन करना है, कहीं इस फॉर्मूले में आप मत रखने लग जाना, क्योंकि रेजोनेंस की बात कर रहा है वो, रेजोनेंस के समय इम्पीडेंस क्या होगा, ठीक है। तीसरा इसमें पूछ रहा है कि करंट क्या होगा। करंट क्या होगा, तो करंट क्या होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है VRMS अपॉन जेड। अब VRMS दे रखा है क्या आपको, VRMS को यदि हम देखें तो VM दे रखा है, मैक्सिमम वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज दे रखा है। तो देखिए मैक्सिमम वोल्टेज तो हमें दे रखा है कितना 283 वोल्ट, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए VRMS। अब VRMS इज इक्वल टू क्या होता है VM अपॉन √2 होता है, तो यानी ये कितना आ गया 283 अपॉन √2 वोल्ट आ गया। ये VRMS का वैल्यू है 283 अपॉन √2, और Z का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 283 अपॉन 3√2, ये वैल्यू आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी किसकी, रूट मीन स्क्वायर करंट की, रूट मीन स्क्वायर करंट की जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 66.7 एम्पियर, ये वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने से। करंट के बाद पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन। अब एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पावर क्या होती है, रेजोनेंस के समय पावर की यदि हम बात कर रहे हैं तो पावर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये होता है। अब जब रेजोनेंस की बात हो रही है तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VRMS इंटू IRMS, ठीक है। अब VRMS की वैल्यू है, IRMS की वैल्यू है, रख दो सॉल्व कर दो। तो VRMS की वैल्यू कितनी है, VRMS की वैल्यू है आपकी ये, और IRMS की वैल्यू ये है आपकी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, VRMS की वैल्यू रखो 283 अपॉन √2, ठीक है, IRMS की वैल्यू 283 अपॉन 3√2, ये रखो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर 283 इंटू 283 ये आएगा, और नीचे आ जाएगा √2 इंटू √2 2, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 13.35 किलोवाट, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 7.10। एट एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट पर ए पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ ए मेटल डिटेक्टर। एक एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को एक मेटल डिटेक्टर के डोर से पास किया जाता है। आप जब कहीं गए हो रेलवे स्टेशन वगैरह पर या एयरपोर्ट पर,
तो इस टाइप का एक गेट होता है, मेट्रो स्टेशन पर आपने देखा होगा, दिल्ली में रहते हो तो इस टाइप का एक गेट होता है, उस आगे पुलिस वाला खड़ा रहता है, सिक्योरिटी वाले, और वो आपको स्कैन करते हैं। इस गेट से जब आप निकलते हो तो एक बीप सुनाई देती है, बीप सुनाई देती है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए यदि आपके पास कोई ऐसा मेटल है, ठीक है, मेटल है, तो वो मेटल का पता कर लेगा कौन, ये मेटल डिटेक्टर, ये मेटल डिटेक्टर कहलाता है। यदि आप कोई मेटल छुपा के ले जा रहे हो, गन वगैरह, तो वो ये पकड़ लेगा। कैसे पकड़ लेगा, कैसे पकड़ लेगा? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस वर्क? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे मैच हो जाएगा? क्योंकि इस सर्किट का अपना फ्रीक्वेंसी है, सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मेटल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, जैसे ही ओमेगा का वैल्यू ओमेगा आर के बराबर होगा, ठीक है, या फिर कहें एक्सएल का वैल्यू जब एक्ससी के बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर ये एल और सी कहाँ है? इस गेट के अंदर होता है, ये बेसिकली एलसीआर सर्किट होता है। ये जो दरवाजा है ये बेसिकली एलसीआर सर्किट होता है। जैसे ही आपका इस एलसीआर सर्किट का फ्रीक्वेंसी इस जो आप मेटल ले जा रहे हो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जैसे ही मैच करेगा, मेटल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जैसे ही सर्किट का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, तुरंत एक तेज बीप आएगा और उससे सिक्योरिटी पर्सनल ये पता लगा पाएंगे कि आपके पास कुछ ना कुछ कोई मेटल है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस पर वर्क करता है, क्योंकि जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होगा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्या मैक्सिमम हो जाएगा? करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और उस समय क्या आएगा? अलार्म आएगा, बीप साउंड आएगा, बीप साउंड, ठीक है, जिसे आप अलार्म भी कह सकते हो, अलार्म, ठीक है। और उस अलार्म से, उस बीप से सिक्योरिटी पर्सनल को पता लग जाएगा कि आपके पास कोई मेटेलिक आइटम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। Yes, example 7.11, so that in free oscillations of an LC circuit, एक LC सर्किट के फ्री ऑसिलेशंस में the sum of energy stored in the capacitor and inductor is constant, कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा एनर्जी स्टोर की जाती है वो कांस्टेंट रहती है। प्रूव करना है, शो करना है कि फ्री ऑसिलेशंस ऑफ एलसी सर्किट में जो एनर्जीज होती है स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर की बात करें। एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यू ही लिखूं तो आप ध्यान कीजिए फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, या फिर जिसको आप लिखते हो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ऐसे भी लिख देते हो। अब देखिए क्यू का जो वैल्यू है, जो क्यू का वैल्यू है कैपेसिटर का, क्यू का वैल्यू आप ध्यान कीजिए, हमने निकाला था क्यू एम, क्या आया था? कॉस ओमेगा टी, ये आया था एलसी सर्किट में, ठीक है, ये आया था वैल्यू किसका? क्यू का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर कितनी आ जाएगी? रखो इसमें क्यू का वैल्यू इस फॉर्मूले में, तो क्यू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c लिख दिया और इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, ये बात कर लें तो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड बाय इंडक्टर होता है वो आप सब जानते हैं हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू क्या होगा? आई का वैल्यू क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी टी होगा। आई का वैल्यू क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी टी होगा, ठीक है। जब चार्ज डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी यहां पर माइनस आता था, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज डिक्रीज होने पर करंट इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस डी अपॉन डी टी, क्यू का वैल्यू क्या है? क्यू एम कॉस ओमेगा टी। एलसी सर्किट की बात कर रहा हूं बेटा, ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसको माइनस क्यू एम तो बाहर आ जाएगा,
कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन, तो ये प्लस हो जाएगा और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, करंट का। और इसको आप क्या कहते हो, ओमेगा इंटू क्यू एम को आई एम कहते हो, और ये साइन ओमेगा टी, यानी करंट इतना आ गया। अब जब करंट इतना आ गया तो मैग्नेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, हाफ एल आई स्क्वायर, मतलब आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिखा जाएगा। लिखा जाएगा या नहीं, ये लिखा जाएगा। अब देखिए, सिंस आपका जो ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर की यदि मैं बात करूं यहां पर, यहाँ इस आई एम को बेटा ऐसे ही रहने दो, आई एम को आप ऐसे रहने दो, ओमेगा स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर, आई एम मत लिखो इसको, ओमेगा और क्यू एम ही रहने दो इसको, ये वाला रखो इसमें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या, 1/LC होता है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो एल से एल कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c, एल से एल कैंसिल हुआ तो क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c, और यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया, तो ये यू एम आया। अब देखना जरा, यू एम का वैल्यू तो ये आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इतना आ गया। तो इन दोनों का सम निकालो, सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, कांस्टेंट आता है नहीं, मैग्नेटिक एनर्जी, इनका सम निकालो, U इज इक्वल टू यू ई प्लस यू एम, ये आ जाएगा। यू ई का मतलब क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस यू एम मतलब क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यू ई और यू एम की वैल्यू रख दी, कॉमन क्या आ रहा है, क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c कॉमन है, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या होता है, 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो क्या आ गया, क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c, ये टोटल एनर्जी आई। अब ये टोटल एनर्जी में क्यू एम मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज का, सी कैपेसिटेंस है, तो ये कांस्टेंट ही तो है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ये क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, U इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले UE निकालो, Q की वैल्यू रखो, इस तरीके से लिख दो, फिर UM निकालो, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी से I की ये वैल्यू निकाल लो, I की ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, और ये फाइनल आपका वैल्यू आ जाएगा। UE प्लस UM करो, क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचेगा वो 1, तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय क्या आ जाएगी, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी एलसी सर्किट जो एनर्जी स्टोर करता है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये आज हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, सॉल्व एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, किसके, एनसीईआरटी के, और हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ट्रांसफार्मर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम, ट्रांसफार्मर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।